गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप थर्ड में कंपनी लॉ का एक पेपर है आपका, जिसको आप पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। पेपर का नाम है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, कंपनी कानून और सचिवीय पद्धतियाँ। कंपनी कानून के बारे में आपने क्लास 12वीं में 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कानून का नाम आपको शायद ध्यान होगा, कंपनी कानून 2013, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहते हैं, शायद उसकी थोड़ी बहुत अर्थ परिभाषा भी याद होगी। यहाँ पूरा पेपर पढ़ना है कंपनी कानून का, कि कंपनी में क्या कानून बने हुए हैं और उस कानून के तहत कंपनी कैसे चलाते हैं, कंपनी को चलाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कंपनी बनाई कैसे जाती है, ये सब बातें हैं। तो इस पेपर में भी 5 यूनिट में सिलेबस है आपका पूरा का पूरा। 5 यूनिट में से 3 यूनिट कंपनी कानून के हैं, 2 यूनिट आपके सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेज के हैं। इस सिलेबस में जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, कंपनी लॉ के। जो 2013 का कंपनी कानून है, ये एक नया कानून है। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था। तो अगर आपके पास पुरानी कोई किताबें हैं या किसी और विषय की भी है जिसमें कंपनी कानून का रेफरेंस आता है, तो वहाँ हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले कंपनी अधिनियम 1956। लेकिन अब कंपनी अधिनियम 1956 नहीं है, अब कंपनी अधिनियम 2013 है। तो कंपनी कानून की जब बात करोगे, तो उसके पहले यूनिट के अंदर उस कंपनी कानून के अंदर जो नए नए प्रावधान किए गए, नए नए जो प्रोविजंस बनाए, उसके बारे में बात करनी है। या कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या है, कंपनी की प्रकृति क्या है, कंपनी कितने तरह की हो सकती है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, पंजीकरण कैसे होता है, कंपनी का निर्माण करते समय क्या क्या बातें हमें करनी पड़ती है। कंपनी लॉ के लिए बहुत सारी किताबें बाजार में हैं जो आपके सिलेबस को कवर करती है। उसमें से कुछ किताबों के कवर पेज की फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक शर्मा, जोशी और खींचा की लिखी हुई किताब है, कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति। एक लॉ को ध्यान में रखते हुए जो LLB के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है, परांजपे की, कंपनी कानून की परांजपे की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। एक नौलखा सर की किताब है, RL नौलखा, बहुत प्रसिद्ध नाम है अपने कॉमर्स के लेखकों में, नौलखा। तो कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति, रिटन बाय RL नौलखा, इज आल्सो गुड बुक, जो आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेती है। आई होप सो ये तीनों किताबें आपको ठीक से ध्यान में आ गई होगी। तो कंपनी कानून पर बात करने से पहले अपन थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे जा कर के अपन थोड़ी सी बात करें कि व्यापार जगत में, उद्योग जगत में व्यापार करने के कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन कितने तरह के होते हैं। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सबसे पहले पढ़ा, पुराना चिर परिचित है आपका,
वो है एकाकी व्यापार। एक अकेला व्यक्ति ही व्यापार आरंभ कर सकता है, व्यापार चला सकता है, व्यापार को बंद कर सकता है। सबसे आसान तरीका है व्यापार करने के संगठन में, वो है एकाकी व्यापार। सबसे पुराना है, सबसे आसान है। केवल एक ही व्यक्ति उसका मालिक है, इसलिए सारे निर्णय उसको ही करने हैं, पैसा भी सारा उसी को लगाना है, जोखिम भी सारी उसी को उठानी है, और व्यापार के अंदर जो भी नफा नुकसान होगा उसका पूरा का पूरा हकदार वही है। व्यापार चलाना उसको, इसलिए सारी जिम्मेदारियां उसकी। धंधा खोलना है, नई दुकान खोलनी है, दिन भर दुकान पर बैठना है, व्यापार करते समय जो भी व्यापार की गतिविधियां हैं वो सारी उसी को करनी है। अगर दूसरे कोई है तो कर्मचारी के रूप में कोई व्यक्ति उसको मदद के लिए मिल सकते हैं, अदरवाइज अकेला व्यक्ति है। तो एकाकी व्यापार को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी बहुत अच्छाइयाँ भी है तो कुछ कमजोरियाँ भी है। जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस में दो मोटे तौर पर लिमिटेशन है। नंबर 1 कि जब एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, और एक व्यक्ति जब पूंजी लगाता है तो अकेले व्यक्ति द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की भी कोई लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, सीमित पूंजी है। और जब पूंजी कम होगी तो निश्चित रूप से व्यापार का आकार, व्यापार की एक्टिविटीज भी सीमित होगी। और जब व्यापार करते हैं तो सारे निर्णय उसी को करने हैं, व्यापार के सारा जो परिणाम है वो अकेले को झेलना है, इसलिए उसका दायित्व भी असीमित है। असीमित दायित्व का मतलब आप व्यापार में समझते हैं कि यदि व्यापार में कोई नुकसान हुआ तो व्यापारिक संपत्तियों के अलावा उसकी निजी संपत्तियां बेच करके भी व्यापार का दायित्व चुकाया जाएगा। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। असीमित का मतलब है व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और पूंजी तो कम है ही। इसलिए जब अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, बड़ा व्यापार करने की सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हिंदू अविभाजित परिवार, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसमें व्यापार में परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य उसके अंदर व्यापार में भी सदस्य होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो परिवार का जो मुखिया है, करता है, केवल उसी की रहती है। सदस्यों की जिम्मेदारी बहुत सीमित होती है, लेकिन जो करता है, मुखिया है परिवार का, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा। एक तरीका आपने व्यापार का और पढ़ा, पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी आपने 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ा, फर्स्ट में भी पढ़ा, अकाउंटिंग में भी पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं तो उसको साझेदारी कहते हैं। तो 2 से अधिक व्यक्ति है, तो यहाँ पर एकाकी व्यापार की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सीमित पूंजी, वो यहाँ पर कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। लाइबिलिटी जहाँ पर एकाकी व्यापार में केवल एक अकेले व्यापारी की थी, तो यहाँ पर पार्टनर्स तक हो जाती है, लेकिन पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है। लेकिन कुछ हद तक पूंजी की कमी इसमें कम हो जाती है, और चूंकि मिलकर के लोग व्यापार करते हैं इसलिए निर्णय मिलकर के करेंगे, व्यापार मिलकर के चलाएंगे, तो थोड़ी सी सहूलियत होती है। और व्यापार में जो भी मुनाफा होगा या हानि होगी वो आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, कितनी बांटेंगे, पहले से तय कर लेंगे, समझौता होगा, उस समझौते के अनुसार तय कर लेंगे और वो पार्टनरशिप चलाएंगे। लेकिन लिमिटेशंस यहाँ पर भी है। लिमिटेशंस वही, पूंजी सीमित है और दायित्व असीमित है, ये लिमिटेशंस है। जॉइंट वेंचर भी आपने 12th में अकाउंटेंसी में पढ़ा कि जब हमें किसी विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यापारी मिलकर के काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पज से, एक उद्देश्य से, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, संयुक्त उपक्रम कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेट
आपके कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ये नाम भी आपने 12th में पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। जब हम लाभ नहीं कमाने के उद्देश्य से, जहाँ लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है लेकिन फिर भी हम मिलकर के कुछ काम करते हैं, तो वहाँ सहकारी व्यापार बोलते हैं उसको, सहकारी समिति बोलते हैं उसको। सहकारी समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए और अच्छे प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर के कोई काम करना। ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक है। इसमें भी सदस्य बनाए जाते हैं, सदस्य से पैसे लिए जाते हैं, पूंजी इकट्ठी की जाती है, सब मिलकर के चुनाव होते हैं, चुनाव होकर के उसमें एक समिति बनती है, कार्यकारी समिति बनती है जो समिति का संचालन करेगी और उसके बाद में उस समिति को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसके अनुसार उसका परिचालन या संचालन करेंगे। लेकिन ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है 1912। तो इसके तहत अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कुछ राज्यों में अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान के अंदर भी है। कंपनी, संयुक्त स्कंद कंपनी, ये नाम भी आपने 12th में 11th में पढ़ा। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी बनाई जाती है। इसमें भी सदस्य होते हैं जो अपनी पूंजी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर साझेदारी, एकाकी व्यापार और HUF और जॉइंट वेंचर से हटकर के एक नई चीज़ है कि जो भी लोग पैसा लगाते हैं, जो सदस्य हैं कंपनी के, उनका दायित्व असीमित नहीं है, सीमित दायित्व है। पैसा लगाएंगे लेकिन दायित्व सीमित है। ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। प्लस पूंजी, आप इसमें जितनी चाहें उतनी पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। तो आज की तारीख में जब हम कॉरपोरेट हाउसेस की बात करते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधों की बात करते हैं, जहाँ हजारों हजारों करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे ऑयल रिफाइनरी है, एयर सर्विसेज कंपनी है, मान लीजिए मैं हवाई जहाज की कंपनी चलाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं स्पेस रिसर्च की कोई कंपनी करना चाहता हूँ, अंतरिक्ष में अनुसंधान की तरह, जैसे आपके एलन मस्क, अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ा नाम है अमेरिका के अंदर एलन मस्क का। ऐसी व्यक्ति की सोच जैसी कोई कंपनी मान लो चलाना चाहता हूँ कि स्पेस में या चंद्रमा पे मैं होटल बनाऊंगा, हजारों हजारों करोड़ रुपए चाहिए। तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए जब मुझे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का पैसा चाहिए, तो मुझे अधिक लोगों की सहायता चाहिए, अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अपन कंपनी बनाते हैं जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन कंपनी का परिचालन, कंपनी को चलाने का काम कुछ और लोग करते हैं। इसलिए वहाँ पर संचालक मंडल बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो कंपनी में एक ये नई चीज़ है, पैसा लगाने वाला जो मालिक है वो घर बैठता है, व्यापार नहीं चलाता, और व्यापार चलाने वाले जो लोग हैं वो पूंजी नहीं लगाते हैं। तो कंपनी को आपने 12th में पढ़ा, उसी कंपनी की अपन बात कर रहे हैं कि कंपनियां 2 तरह की, 3 तरह की हो सकती है। सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो जब अपन पब्लिक कॉरपोरेशंस की बात करते हैं
सार्वजनिक उपक्रम की बात करते हैं तो सार्वजनिक उपक्रम का मतलब होता है, या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की जब अपन बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका निर्माण भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विधानमंडल द्वारा, अगर मैं राज्य में बात करूं, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की विधानसभा के द्वारा, और अगर भारत सरकार की बात करूं तो संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा एक विशेष अधिनियम बना करके, एक विशेष विधेयक ला करके, एक विशेष बिल पारित करके अगर हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसको अपन सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। सरकारी कंपनी नहीं है वो, सार्वजनिक उपक्रम है। विशेष विधान के तहत निर्मित कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसी सार्वजनिक उपक्रम है। ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, ऐसी सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी। तो सार्वजनिक उपक्रम तो वो है जो सरकार ने विधेयक पास करके, अधिनियम बना करके स्थापित किए। ही सरकार नहीं है, सरकार का ही है, सारा पैसा उसमें सरकार का ही है। लेकिन सरकारी कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत निर्मित होती है। वो विधानसभा या संसद से निर्मित नहीं होती। कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही उसका निर्माण होता है, लेकिन उसकी जितनी भी पूंजी है उस पूंजी में 51% या उससे अधिक हिस्सा सरकार का है। पूंजी में हिस्सा है, सरकार पूंजी लगाती है। तो सरकार जब पूंजी लगाएगी तो सरकार कितनी भी पूंजी लगा सकती है, लेकिन जब सरकार आधे से अधिक पैसा लगाती है तो उस पर नियंत्रण सरकार का हो जाता है, इसलिए उसको सरकारी कंपनी कहते हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस लिमिटेड है, तो जिसके अंदर सरकार का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रकार की जो बात करें, कंपनियां कई प्रकार की जो आपने 12th में पढ़ी उसी की अपन बात कर रहे हैं। निर्माण के द्वारा जब बात करें तो निर्माण में बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। ये इतिहास की बात हो गई। जब उपनिवेश काल था, जब राजाओं की राज हुआ करते थे, भारत में अंग्रेजों का राज होता था, तो आपको याद होगा सन 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। जब भी अपन हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो गुलामी याद आती है, और जब गुलामी का रेफरेंस पढ़ते हैं तो मुग़ल काल से कहानी चालू होती है, और मुग़ल काल के होते होते अंग्रेज़ों का काल आता है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों की जो शुरुआत है, एंट्री है, वो एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू है। अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत आए थे। 19 अगस्त 1600 की बात है। तब से लेकर के देश आज़ाद हुआ, या यूं कहें 1956 का जो पहला कंपनी एक्ट बना, उससे पहले तक 200 सालों तक अधिकतम कंपनियां जो बनी देश में, देश की आज़ादी से पहले, यह 1855 का एक जॉइंट स्टॉक एक्ट आया था, उससे पहले, तो वो राजा जी की अनुमति से बनती थी, इसलिए उसको बोलते थे चार्टर्ड कंपनी। फिर जब देश स्वतंत्र हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो लोकतंत्र के अंदर संसद और विधानसभा, और जब संसद और विधानसभा की बात करते हैं तो अभी आपने बात की कि ऐसी कोई भी कंपनी जो संसद या विधानसभा में विधेयक ला करके, अधिनियम पास करके बनाई जाती है, तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, पब्लिक कॉरपोरेशंस है, विधायी संस्थाएं हैं, विधान द्वारा निर्मित है, स्टैट्यूटरी कंपनी। और तीसरी ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट
2013 में रजिस्टर्ड होती है कंपनी, एक्ट 2013 में निर्मित होती है, या इससे पहले के जो भी एक्ट 1956 का हो, चाहे 1856 का हो, चाहे वो और कोई 1844 का। कंपनी अधिनियम के तहत जो कंपनियां बनती है वो बोलते हैं पंजीकृत कंपनियां हैं, अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। तो इन कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मोटे टुकड़े हुए, चार्टर्ड कंपनियां, स्टैट्यूटरी कंपनियां या रजिस्टर्ड कंपनियां। जब कंपनी में पूंजी लगाने वाले जो सदस्य हैं, पैसा लगाने वाले जो मेंबरान हैं, उन सदस्यों के दायित्व की बात आती है तो लायबिलिटी के आधार पर मोटे तौर पर दो टुकड़े, असीमित दायित्व वाली कंपनी और एक सीमित दायित्व वाली कंपनी। जब असीमित दायित्व है तो आपने असीमित दायित्व तो एकाकी व्यापार में भी पढ़ा है, पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, जिसमें व्यापार की हानि या व्यापार के नुकसान को भरपाई करने के लिए सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति भी काम में ली जा सकती है, वो तो असीमित दायित्व वाली है। लेकिन ऐसी कंपनियों में जब भी हम बात करते हैं तो कंपनियां ऐसी बहुत कम बनती है जो असीमित दायित्व वाली है, क्योंकि हम उसी से बचने के लिए, असीमित दायित्व से बचने के लिए ही तो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं। जब सीमित दायित्व वाली कंपनी की भी बात करते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक आता है गारंटी द्वारा सीमित, प्रतिभूति या जमानत द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, या अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। जो पॉपुलर है वो अंशों द्वारा सीमित है, लिमिटेड बाय शेयर्स। चूंकि आपने 12th में और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानते हो, इसलिए इन शब्दों का आप बिल्कुल नया प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए अंशों द्वारा सीमित, अंशों द्वारा सीमित का मतलब होता है जितने शेयर मैंने कंपनी के खरीद रखे हैं, जितनी पूंजी मैंने कंपनी के अंदर लगा रखी है, मेरा दायित्व केवल उस तक है। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और मैंने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व उस 1000 शेयर तक है, यानी कि 10,000 रुपये तक है। 10,000 के बाद अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो मेरी नहीं है। तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स है। और एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने शेयर खरीदने के साथ साथ गारंटी दी है कि साहब 25,000 रुपये तक की मेरी जिम्मेदारी है या 50,000 रुपये तक की मेरी जिम्मेदारी। तो जितनी जिम्मेदारी मैंने ली उस सीमा तक, उस हद तक मेरे गारंटी है। तो लायबिलिटी के आधार पर तीन तरह की कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां जो बहुत कम है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां जो बहुत अधिक है, सारी की सारी कंपनियां ऐसी ही है, और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां। फिर बात आती है मालिकाना हक के आधार पर, उस कंपनी को चलाने का निर्णय कौन करेगा, यानी किसके पास में सबसे ज़्यादा निर्णय लेने की ताकत है। तो कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसके जो मालिक हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, वो कंपनी के मालिक हैं। इसलिए वो अंशधारी कौन है? यदि 50% से ज़्यादा यानी कि 51% से ज़्यादा का अंश सरकार के पास में, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या सब मिला करके हो, कोई भी सरकारें हो, तो उसमें निर्णय करने का अधिकार किसके पास केंद्रित हो गया? सरकार के पास। इसलिए वो सरकारी कंपनी कहलाती है, मालिकाना हक सरकार का है, ऑनरशिप बाय गवर्नमेंट है, जिसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन भी कहते हैं और गवर्नमेंट कंपनी भी कहते हैं। पब्लिक कंपनी को बोलते हैं हम सार्वजनिक कंपनी, जिसमें आम जनता पैसा लगाती है, जिसमें आम जनता अंश खरीदती है, इसलिए वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और जिसमें कुछ लोग ही पैसा लगाते हैं, आम जनता को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी।
कुछ लोगों ने मिलकर के निजी कंपनी के रूप में उसको चलाया है, तो वो निजी कंपनी है। फिर उसके बाद आता है आपके पास में म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो दो या दो से अधिक कंपनियां इस व्यापार जगत में काम कर रही है और उनका आपस में कोई संबंध है, आपस में एक दूसरे की कोई पूंजी खरीद रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है, तो ये दो शब्द आप अकाउंटेंसी में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अब जो कंपनी एक 2013 आया है उसमें थोड़ा सा नाम बदल गया है, एसोसिएट कंपनी कहते हैं उसको। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के आधार पर है, राष्ट्रीयता के आधार पर देसी कंपनी है कि विदेशी कंपनी है। समय समय पर देश में बहुत सारे ऐसे अभियान चलते हैं जिसमें कहते हैं विदेशी कंपनियों के सामान का बहिष्कार करो। विदेशी कंपनी का मतलब क्या? ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका निर्माण है भारत से बाहर किसी अन्य देश में हुआ है, लेकिन वो व्यापार यहाँ कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका निर्माण, जिसका जन्म भारत के अंदर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले अधिनियम 1956 या इससे पहले का जो भी अधिनियम है या संसद और विधानसभा ने किया है भारत की, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक, घरेलू कंपनी बोलते हैं। तो ये कंपनियों के प्रकार है। अब नई कंपनियां भी आ गई है 2013 के अंदर, जिसका भी वर्णन अपन आगे करेंगे। 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, केवल एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, कंपनी चला सकता है। तो इस तरह से अपन बात करेंगे। तो कंपनी एक्ट 2013, जब भी एक्ट बनता है तो आपको थोड़ा बहुत अधिनियम बनने के बारे में एक सामान्य भारत के नागरिक होने के नाते ज्ञान होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कानून बनता कैसे है। जब भी कानून बनता है तो पहले बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसको बिल बोलते हैं। वो बिल लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में उसको पारित किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति जी उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तब जा कर के वो बिल बनता है, यानी अधिनियम बनता है। बिल अधिनियम में बदलता है और उसके बाद सरकार उसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन निकालती है, राजपत्र जारी करती है। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कई वर्षों से संसद के दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए रहा, फिर धीरे धीरे पारित हुआ और राष्ट्रपति जी ने जब हस्ताक्षर कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो राजपत्र जारी हुआ। अनुमति की तारीख देखिए 29 अगस्त 2013 है, यानी जिस दिन भारत के महामना राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकार किया, अनुमति दी, वो 29 अगस्त 2013 है। फिर उसके बाद सरकार ने उसका राजपत्र जारी किया, गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया और ये 12 सितंबर 2013 से पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। ये जो बिल पास हुआ, इसका ओरिजिनल जो बिल था उसको बोलते हैं कंपनीज बिल 2012, और ये 2009 से करीब करीब चर्चा में चलता रहा। 2009 में भी इस पर कुछ योजना बनी, फिर 2011 में भी बिल आया, फिर 2012 में भी आया, 2013 में भी ये पारित हुआ। और जब ये नया बिल बना तो पुराना कंपनी कानून 1956 निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आज की तारीख में कंपनी अधिनियम 1956 लागू नहीं होता, वो
प्रभावी नहीं है। कुछ पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अगली सीरीज में अगली बार जब बात करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे, इसलिए आपके लिए थोड़ा होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये कुछ नाम आपके सामने क्रिएट किए हुए हैं, आप जरा नेट पर या किताबों में कुछ ढूंढें। इनकी बहुत सिग्निफिकेंस है कंपनी कानून के अंदर। जब अपन इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे तो इनका बार बार रेफरेंस आएगा, जिक्र आएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये सेबी क्या है, कब बनी, इसके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आप पढ़ें। इसका मुख्य भवन कहाँ पर है, ये सब। इसके अलावा सेबी की वेबसाइट है, उसको भी आप सर्फिंग करें, उसको भी आप ढूंढें। उस पर एक सामान्य नागरिक जो कंपनियों में, पब्लिक कंपनियों में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, शेयर होल्डर्स जिसको हम बोलते हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। तो आप सेबी से रिलेटेड अपडेट अपनी सेबी की वेबसाइट के थ्रू जानने की कोशिश करें और उससे संबंधित कुछ बातें जानें। चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ऐसा आप 12वीं से पढ़ रहे हैं, तो कंपनी का जब निर्माण होता है तो भारत सरकार में इसके लिए पूरा का पूरा एक विभाग काम करता है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। आपके पास एक चित्र है, आप जरा पहचानने की कोशिश करना कि दोनों ही व्यक्ति भारत सरकार के कौन प्रतिनिधि हैं, कितने जिम्मेदार लोग हैं, इनका क्या नाम है, इनके पास क्या पद है और इनका कॉरपोरेट मिनिस्ट्री से क्या लिंक है। ये जो कंपनी का निर्माण करने का काम जो करती है सरकार, तो राजस्थान में भी इसका एक कार्यालय है। इसके बारे में भी आप जानकारी पता करें कि अगर मैं राजस्थान का जोधपुर ज़िले का ओसियां का रहने वाला हूं और मान लीजिए मुझे भी कोई कंपनी बनानी है, कंपनी खोलनी है, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे संपर्क करूं, कौन से ऑफिस में जाकर के बात करूं। तो यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रार का एक कार्यालय है जयपुर में, आप उसके बारे में भी सर्फिंग करें, पता करें। तो ये एक एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दी, जस्ट आपका मेंटल मेकअप तैयार करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं, मैंने कोई नई बात बताई, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ भी आपने 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कंपनी के बारे में, उसी की सूचना मैंने आपको वापस दी है, अपडेट किया है, मेंटली आपको अपडेट किया है। आपने पढ़ा, ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह से इंतज़ार करते रहें और पढ़ने के लिए उत्सुक रहें। आपका कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होगा, तभी हम ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। 2 चित्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा उसके बारे में सोच करके रखना, ताकि अपन आगे जब कंपनी के अर्थ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो शायद आप उसको अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। ये कैसा चित्र देखिए, ऐसे चित्र को क्या कहते हैं, ये चित्र किस चीज को इंगित करता है। और साथ ही साथ एक दूसरा चित्र भी बता रहा हूं आपको, एक बहुत पॉपुलर चित्र है। ये जो पोडियम पर खड़े होकर के जो महिला बोल रही है, वो कौन है, इसका क्या नाम है?
और इसके ऊपर, चित्र के ऊपर एक प्रश्न लगा हुआ है, इसके बारे में भी सोचना, ताकि अपन कंपनी की विशेषताओं का जब जिक्र करेंगे, कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये दोनों ही चित्र आपको समझने में मदद करेंगे। थैंक यू अगेन, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक यू। लेकिन फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा, कुछ सुधार की गुंजाइश अगर है तो उसके बारे में भी सजेशन दें। आपके जो सुझाव है उससे हम कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। विदाउट योर कोऑपरेशन एंड विदाउट आवर कोलैबोरेटिव एफर्ट अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बिना अगर हम करेंगे तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, औपचारिकता हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप निश्चित रूप से अच्छे से इसको देखेंगे, सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक देंगे। अगला वीडियो मिले तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोरोना से बचने का हर संभव प्रयास करें। सरकार द्वारा समय समय पर जो भी सुझाव दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती है, उसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। धन्यवाद।